Hello students, welcome to the lecture number 2 of class 11th physics. The unit we have started is physical world and measurements. And in the last lecture we have thoroughly discussed about the science में कैसे कैसे हम ऑर्गेनाइज नॉलेज को लेके आगे चलते हैं, इस चीज़ को हमने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए उसका एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे what are the different methods to study the science, or you can say what are the different scientific methods to study the nature। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो साइंस के बारे में हमने एक चीज़ कंक्लूड की थी, दैट इज़ द साइंस इज़ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज भी कैसी, विच इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड, अदरवाइज इट इज़ अ मिथ। अगर वो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है तो वो हमारे लिए क्या है, एक मिथ है। तो साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो। और हमारा जो बेस रहता है साइंस को स्टडी करने का वो क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया था दैट आवर बेस टू स्टडी द साइंस इज़ नेचर। हम नेचर में चीज़ों को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको प्रूव करते हैं, यही हमारा जो है वो साइंस का बेस रहता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द साइंस और नेचर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइंटिफिक मेथड्स to study the nature। नेचर में जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को अगर मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाता तो वो हमारे लिए क्या होंगी, मिथ होंगी। तो हम साइंटिफिक तरीके से किस तरह से नेचर को स्टडी करते हैं वो हम इन स्टेप्स में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है नेचर को स्टडी करने का, दैट इज स्टेप नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन। देखिए, जिस भी चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हो पहले उस चीज़ को देखना तो पड़ेगा कि ऐसा कहीं पर हो रहा है, ताकि हम उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सोच सकें। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, दैट इज़ उस प्रोसेस को या उस चीज़ को देखना। तो सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। जिस भी चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हो पहले उसे ऑब्जर्व करो, ऐसा कहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर के आसपास एक नदी है, वो नदी मैंने पहले दिन ऑब्जर्व किया लेफ़्ट से राइट की तरफ बह रही है। अब दूसरे दिन फिर से मैंने देखा और पहले सोचा कि हो सकता है आज ये नदी राइट से लेफ़्ट की तरफ बहना स्टार्ट कर दे। तो दूसरे दिन जब मैंने देखा तो वो नदी फिर से लेफ़्ट से राइट की तरफ बह रही थी। थर्ड डे ऑब्ज़र्व किया, फोर्थ डे ऑब्ज़र्व किया, ऐसे ही कंटिन्यू 10-15 दिन तक हमने उस नदी को ऑब्ज़र्व किया। तो हमने क्या देखा कि वो नदी लेफ़्ट से राइट की तरफ ही बहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस नदी ने राइट से लेफ़्ट की तरफ बहना स्टार्ट कर दिया होगा। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, ये चीज़ हमने नेचर में ऑब्जर्व की। अब इसके और स्टेप क्या रहते हैं, हम इसे कैसे साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो अभी आगे वाले स्टेप्स में हम देखेंगे। तो पहला काम तो यही था कि नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं या जिस चीज़ को मैं स्टडी करना चाहता हूँ पहले उसे एटलीस्ट ऑब्जर्व तो करूँ कि ऐसा होता है, फिर हम सोचेंगे क्यों होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया कि नदी है, हमने देखा एक दिन लेफ़्ट से राइट की तरफ बहती है, दूसरे दिन देखा फिर भी लेफ़्ट से राइट की तरफ बहती है, तीसरे दिन देखा फिर भी लेफ़्ट से राइट की तरफ बहती है। तो ये हमने एक फिनोमिना था नेचर का जिसको हमने ऑब्जर्व किया, हमने इसे देखा कि ऐसा होता है। एक एग्जांपल और है, आपने देखा होगा बरसात के जो 2-3 महीने होते हैं इनमें जमकर बारिश होती है, बाकी के महीनों में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो ये हमने एक रेनी सीजन में ऑब्जर्व किया। जब दूसरे साल का वही टाइम आया 2-3 महीने का तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, फिर से जमकर बारिश होती है। तीसरे साल देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो
तो ये हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व कर ली कि गर्मियों के बाद जो 2-3 महीने होते हैं इनमें जमकर बारिश होती है। क्यों होता है अभी बाद में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा रेनी सीजन में आपको रेनबो दिखाई देता है, 7 कलर हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा ये भी हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि हमें रेनी डे में, अगर कहीं पर आपने नोटिस किया होगा, रेनी डे में अगर सन कहीं पर राइज होता है, सन निकलता है, तो हमें 7 कलर का एक जिसे हम रेनबो बोलते हैं वो दिखाई देता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को हमने नोटिस किया। दिस कम्स अंडर द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, हमने चीज़ों को देख लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज़, जो चीज़ें मैंने बोली हैं इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। कैसे नोट डाउन करेंगे इसे? यू कैन राइट दैट द प्रोसेस इज इन द ऑब्जर्वेशन स्टेप, इन दिस स्टेप we simply observe the different processes or different phenomena happening in nature which we want to study, जिन्हें हम स्टडी करना चाहते हैं। ऐसे तो लाखों, हजारों, लाखों फिनोमिनाज हैं, लेकिन हम जिन्हें स्टडी करना चाहते हैं हमने उन्हें ऑब्जर्व किया। which we want to study। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया, जो चीज़ें हमने देखी उन चीज़ों को हमने लैब में परफॉर्म करने की कोशिश की अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। जिन कंडीशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हमने जो फिनोमिना हमने नेचर में देखा उसी फिनोमिना को लैब में दोहराने की कोशिश की कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था कि नदी लेफ़्ट से राइट की तरफ ही बहती है। ये हमारी काफ़ी दिनों की ऑब्जर्वेशन है और ये चेंज नहीं हो रही थी। तो इसे हमने लैब में परफॉर्म करने की कोशिश की कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक ट्यूब ली, इस ट्यूब में हमने पानी भर दिया और अभी ये ट्यूब बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो क्या पानी इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ बहेगा? अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो पानी लेफ़्ट से राइट नहीं जाएगा, ना ही राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि पानी लेफ़्ट से राइट कब जा सकता है, कब पॉसिबल है? जब मैं लेफ़्ट वाले पोर्शन को थोड़ा ऊपर उठा दूँ और जो हमारा राइट वाला पोर्शन था वो थोड़ा नीचे की तरफ हो, तो इसमें कुछ स्लोप आ जाएगी और जब ऐसी स्लोप बन जाएगी तो पानी लेफ़्ट से राइट की तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। तो हमने क्या किया, हमने इसका जो लेफ़्ट वाला पोर्शन था इसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और राइट वाले पोर्शन को थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो हमने क्या देखा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने देखा पानी ने लेफ़्ट से राइट की तरफ बहना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमने फिनोमिना नेचर में ऑब्ज़र्व किया था उसे हमने कंट्रोल्ड कंडीशन में अपनी लैब में भी परफॉर्म करके प्रूव किया कि ऐसा हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है। और कब पॉसिबल है? जब जैसे इस ट्यूब का लेफ़्ट वाला पोर्शन
ऊपर था और राइट वाला पोर्शन नीचे था, पानी तभी फ्लो किया। तो नदी में भी ऐसा ही हुआ होगा। पानी लेफ़्ट से राइट क्यों जा रहा है? क्योंकि जो नदी का जो लेफ़्ट वाला पोर्शन होगा, जहाँ से नदी ने बहना स्टार्ट किया है, वो पोर्शन राइट वाले जो उसका एंड है उसके कंपैरिजन में कुछ हाइट पर होगा, दोनों के बीच में कुछ स्लोप होगा। यही रीज़न होगा कि पानी ने बहना स्टार्ट किया होगा। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। सेकेंड वन इज़, हमने अभी बात की थी कि अपना जो समर के बाद 2-3 महीने होते हैं जिसे हम बरसात बोलते हैं, इनमें जमकर बारिश होती है। तो इस चीज़ को भी हमने लैब में परफॉर्म करने की कोशिश की। कैसे हमने ये परफॉर्म किया? हमने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में पानी भरा और इस बर्तन को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। दिस इज चूल्हे के ऊपर रख के पानी को हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यानी इस चूल्हे को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। तो इसीलिए हमने लिखा है जो भी हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे वो हमारे कंट्रोल में है। उन कंडीशन को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सो हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में पानी भरा और उसे चूल्हे के ऊपर रख दिया और पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही पानी उबलने लगा, हमने इसे एक ढक्कन से बंद कर दिया। एक ढक्कन लगा के उस बर्तन को ऊपर से बंद कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जो पानी के भाप बने, पानी का भाप बना, वो सारा भाप ऊपर बर्तन के ऊपर जमा हो जाता है और उसके बाद वही पानी नीचे आता है, वही पानी नीचे आता है। तो ऐसा ही समर के बाद होता होगा। समर के टाइम में जो अर्थ में जो वाटर है वो हीटअप होके कहीं पर इकट्ठा हो जाता होगा और जैसे ही समर का एंड होता है वही पानी हमें नीचे बरसात के रूप में वापस मिलता है। तो यही एक्सपेरिमेंट हमने लैब में भी कंडक्ट किया और हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था, दैट इज एक्सपेरिमेंट। सो इन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट यू कैन राइट दैट we perform the experiments in lab which we have observed in nature। जो हमने नेचर में ऑब्जर्व किया उन्हें हम लैब में एक्सपेरिमेंट के रूप में कंडक्ट करते हैं। विच वी ऑब्जर्व्ड इन द नेचर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। और जैसे हमने रेनबो की बात की थी कि हमने देखा है रेनी सीजन में रेनबो बनता है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमारे बैक में सन था, हमारे पीछे सन था। हमने फव्वारे से पानी स्प्रे किया और हमने क्या देखा कि जैसे ही वो सनलाइट उन ड्रॉपलेट्स के साथ टकराती है हमें 7 कलर सामने दिख जाते हैं। तो जो फिनोमिना हमने नेचर में देखा था इसे हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग खुद भी घरों में भी ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप जो फव्वारा होता है जिससे हम पानी वगैरह स्प्रे करते हैं उससे स्प्रे करिएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि सन आपके बैक में होना चाहिए, सन आपके पीछे होना चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि आपके सामने 7 कलर का एक रेनबो बनके बिल्कुल सामने आपको दिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमने लैब में करके देखा और ये भी पॉसिबल था। तो जो जो चीज़ें हमने नेचर में देखी उन्हें हमने आर्टिफिशियल तरीके से अपने तरीके से लैब में कंडक्ट कर लिया। दैट इज़ द स्टेप नंबर 2 दैट वी हैव कंडक्टेड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। नोट करें सो दैट वी कैन मेक स्पेस टू द थर्ड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप इज एनालिसिस। Third step is analysis. So I am erasing here.
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन किया है तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखें, वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना। थर्ड स्टेप इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है रीजनिंग। स्टेप नंबर 2 तक हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है और जो चीज़ें नेचर में हो रही थी उन्हें हमने अपने लैब में भी करके देखा और वो पॉसिबल हुई। उसके बाद हमने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों होता है। दैट कम्स अंडर द पार्ट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब जो हमने नेचर में देखा और अपनी लैब में कंडक्ट किया, अब हमने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों होता है। सो इन एनालिसिस पार्ट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट all the processes or experiments which we performed in lab that why does it happen. We started brainstorming। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की, हमने सोचना स्टार्ट किया, दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता होगा। तो जो पहला केस था कि पानी लेफ़्ट से राइट क्यों जाता है ये हमने सोचा। स्टेप नंबर 3 में क्यों जाता है हमने रीज़न दिया, बिकॉज लेफ़्ट वाला पोर्शन कुछ हाइट पे होगा और राइट वाला पोर्शन उस लेफ़्ट वाले पोर्शन के कंपैरिजन में कुछ डाउन में होगा, दोनों में कुछ स्लोप होगा। दैट्स वाई वाटर विल फ्लो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड दैट इज़ द रीज़न कि नदी में पानी लेफ़्ट से राइट की तरफ ही बह रहा था, राइट से लेफ़्ट की तरफ कभी नहीं बहा। सेकंड, पानी उबालने पे वो सारा का सारा पानी ढक्कन में इकट्ठा हो गया और वही पानी वापस हमें नीचे मिल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हमने पानी को गर्म किया, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मास है वो हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के कारण वो ऊपर उठ जाते हैं और एयर नीचे आ जाती है। दैट्स वाई वो सारे के सारे इकट्ठे होके इवेपोरेट होके इकट्ठे हो जाते हैं ढक्कन पे एंड आफ्टर सम टाइम दे कंडेंसेस और कंडेंस होने के बाद वो हमें मिलते हैं वापस नीचे बर्तन में। तो ये हमने सारा पार्ट ब्रेनस्टॉर्म किया कि ऐसा क्यों होता है। जो हमने थर्ड एग्जांपल देखा था कि हमें रेनबो दिखाई देता है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है हमने सोचा। जो हमने सोचा वो ज़रूरी नहीं है सही हो, उसके लिए और भी स्टेप्स हैं प्रूव करने के लिए, लेकिन स्टेप नंबर 3 तक हमने जो उसका रीज़न सोचा वो क्या हो सकता है। हमने सोचा कि पानी की जो ड्रॉपलेट्स थी सन के पास ऑलरेडी 7 कलर थे, जो सनलाइट आ रही थी उसके पास ऑलरेडी 7 कलर थे। पानी की ड्रॉपलेट ने क्या किया, उन 7 कलर को अलग अलग बिखेर के हमारे सामने रख दिया। दैट कुड बी द रीज़न ऑफ रेनबो। तो ये चीज़ हमने स्टेप नंबर 3 में सोची। और ये जो एनालिसिस पार्ट है ये 2 टाइप का हो सकता है। 2 टाइप का कौन कौन सा? एनालिसिस पार्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एनालिसिस कैन बी ऑफ 2 types. Type number 1 is that is qualitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए या जो नेचर में हमने प्रोसेसेस को ऑब्जर्व किया, उनकी क्वालिटी के बेस पे आपने
एनालिसिस किया, रीजनिंग दी, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया कि जो सनलाइट है उसके पास ऑलरेडी 7 कलर हैं और वही 7 कलर हमें एक ड्रॉपलेट अलग अलग करके दिखा देती है। दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने बोला कि जो पानी लेफ्ट से राइट की तरफ बह रहा था वो कैसे बहा, लेफ्ट वाला पोर्शन हाइट पे था, राइट वाला पोर्शन डाउन में था, दैट्स व्हाई वाटर ने फ्लो किया लेफ्ट से राइट। तो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द quality of processes or experiments conducted. The second part is quantitative analysis. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है हमने कुछ नंबर देना स्टार्ट कर दिया, कुछ नंबर्स देना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने बोला सन के पास ऑलरेडी 7 कलर थे, जैसे ही सनलाइट ड्रॉपलेट्स के साथ टकराई, ड्रॉपलेट्स ने उन 7 कलर को अलग अलग बिखेर के हमारे सामने रख दिया। ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, जब हम ये बता देंगे कि जब वो ड्रॉपलेट हमारे से इतने एंगल पर होगी और लाइट जब उसके साथ स्ट्राइक करेगी तब जब हमें 7 कलर दिखाई देंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा सा फिगर से समझें। यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी है और जब हम ये बता देंगे कि जब इस आदमी से वो ड्रॉपलेट 42 डिग्री पर होगी, वो ड्रॉपलेट, दिस इज ड्रॉपलेट, और जब इसके साथ आके सनलाइट टकराएगी तब हमें वो 7 कलर दिखाई देंगे। तो हमने एक क्वांटिटी दे दी कि इस आदमी से वो ड्रॉपलेट से जो रे उस तक आ रही है दैट शुड बी एट 42 डिग्री। अगर 42 डिग्री पर नहीं हुई तो हमें वो 7 कलर नहीं दिखाई देंगे। तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी दे दिया कि एटलीस्ट इतने डिग्री पर वो ड्रॉपलेट होनी चाहिए, या वो रे जो उसकी आईज तक आ रही है ड्रॉपलेट से वो एटलीस्ट 42 डिग्री पर होनी चाहिए, तभी उसे वो रेनबो दिखाई देगा, 7 कलर दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम कोई डाटा नहीं देते, क्वांटिटेटिव में हम एक डाटा के साथ एनालाइज करते हैं, एक डाटा के साथ बात करते हैं। तो इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड, या you can say in quantitative analysis we analyze with numbers। हम नंबर्स के साथ बात करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हमने नेचर में एक और चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, बॉल को कभी भी मैं हाइट से छोड़ूंगा, हमने देखा वो हमेशा नीचे ही आती है। दूसरे दिन हमने फिर ऑब्जर्व किया, हो सकता है दूसरे दिन वो बॉल जब मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ऊपर की तरफ जाए, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, वो बॉल तब भी नीचे ही आती है। सेब है हमेशा नीचे ही गिरता है, किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंके तब भी वो नीचे ही आएगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, हमने लैब में भी करके देखा, एक बॉल को ऐसे छोड़ा, हमने देखा नीचे ही आती। इन एनालिसिस पार्ट हमने सोचा, एनालिसिस पार्ट में हम सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, तो हमने सोचा, सोचने के बाद हमने ये एनालाइज किया कि बॉल का कुछ मास है, अर्थ का भी अपना कुछ मास है। अर्थ क्या करती है, उस मास की वजह से एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स से वो चीज़, वो अर्थ उस बॉल को या जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं उसे अपनी तरफ खींचती है। तो ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि अगर मैं डिस्टेंस को, बॉल की डिस्टेंस और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं 2 गुना बढ़ाता हूँ तो हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स लगती है, जिस फोर्स से अर्थ उस बॉल को अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स 4 गुना हो जाती है। तो हमने यहाँ पे एक नंबर दे दिया कि वो कितनी फोर्स से उस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी, दैट इज़ 4 गुना फोर्स से खींचेगी।
तो दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमने एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे दिया। इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी एनालाइज विथ नंबर्स, हम बात करते हैं नंबर्स के साथ। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसे नोट डाउन करें सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ is mathematical modeling, very important part। हमने बोला बॉल को हमने ऊपर खींचा, बॉल हमेशा नीचे ही आती है। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो हमारा एनालिसिस था कि अर्थ का कुछ मास है, उस मास की वजह से अर्थ किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मास तो सन का भी है, तो सन उस बॉल को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाता, या मास तो मून का भी है, मून उस बॉल को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता, अर्थ ही क्यों खींचती है। तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं जो हमने एनालिसिस दिया था, क्योंकि हमारे पास इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं था जिसके बेस पे हम बात कर सकें। सॉरी। तो इन मैथमेटिकल मॉडलिंग हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके बेस पे हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। तो इस चीज़ के लिए जो ये बॉल वाला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हमें पता है ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था न्यूटन ने इस बारे में बहुत सोचा था, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, जिसके बाद उन्होंने एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला हमें पता है, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू जी m अपॉन आर का स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूला के बेस पे एग्जैक्टली बता सकते थे कि अर्थ को अगर मैं इतनी डिस्टेंस से छोड़ूंगा तो अर्थ उसे कितनी फोर्स से अपने पास खींचेगी। यहाँ पर g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस कैपिटल M इज़ मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़, अगर हम बॉल की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ बॉल, r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द बॉल। तो हमें अब पता है कि अगर बॉल को मैं 10 किलोमीटर ऊपर से छोड़ता हूँ तो हमें कितनी फोर्स अर्थ उस बॉल पे लगाएगी अपनी तरफ खींचने के लिए। तो जो क्वेश्चन हमने बोला कि सन या मून उसे अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल यहाँ पे अब आंसर हम कर सकते हैं। द रीज़न इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द मून और यू कैन से सन इज़ वेरी लार्ज। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ही कम लगेगी। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी बॉल और अगर हम अर्थ या सन की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं दिस इज़ अर्थ और ये है आपकी बॉल और यहाँ पर है कहीं सन, दिस इज़ अर्थ। तो अब आप देखें अर्थ और बॉल के बीच की डिस्टेंस और सन और बॉल के बीच की डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है? ऑब्वियसली बॉल और सन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस फोर्स उतनी ही कम, यानी सन इस बॉल के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स लगा पाएगा, बहुत कम फोर्स लगा पाएगा, जबकि उसके कंपैरिजन में अर्थ की डिस्टेंस बहुत कम है बॉल से, तो अर्थ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी। यही रीज़न है कि बॉल को आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊपर तक भी फेंकें तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगी, सन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सन फिर कितनी फोर्स लगाए कि वो इस बॉल को अपनी तरफ खींच पाए। तो हम क्या करते गए, इस बॉल की डिस्टेंस को बढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक डिस्टेंस ऐसी आ जाएगी जब अर्थ और बॉल की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और सन और बॉल की डिस्टेंस कम हो जाएगी। उस केस में सन इस बॉल को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब है हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की, हमने जो चीज़ें लैब में एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट की, हमने जिन चीज़ों को एनालाइज किया, चाहे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में सबके सामने रखा ताकि हम उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो मैथमेटिकल तरीके से आप
कोई भी आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसी की हेल्प से अब हमने ये प्रेडिक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया कि अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं तो अब मैं एग्जैक्टली बता सकता था कि हम कितनी फोर्स से उस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। और अब मैं ये भी बता सकता था कि मान लेते हैं दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। हमें एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से मून पर भेजना है, तो पहली चीज हम ये बता सकते थे कि हम कितनी फोर्स से उस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करें, हम ये बता सकते थे। सेकंड थिंग, हमें ये भी पता है कि एक सर्टन डिस्टेंस होगी जहां तक अर्थ उस स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचेगी किसी फोर्स से। अगर उस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो स्पेसक्राफ्ट आगे चला जाए तो वो अर्थ उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, तब मून उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो हमने क्या किया, अब मैंने एग्जैक्टली ये भी बता दिया कि हमें इतनी डिस्टेंस तक स्पेसक्राफ्ट के इंजन को ऑन रखना है। इंजन क्यों ऑन रखना पड़ेगा? ताकि अर्थ उसे अपनी तरफ ना खींच पाए, वो स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर सके। तो इतनी डिस्टेंस तक हम इंजन को ऑन रखेंगे, इतनी डिस्टेंस के बाद हम इंजन को ऑफ कर देंगे ताकि मून उसे अपनी तरफ अपने आप खींच लेगा। अब हमें इंजन को स्टार्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का ये फ़ायदा है कि हम हर चीज़ को एग्जैक्टली विद कैलकुलेशन एग्जैक्टली हम डाटा के साथ एनालाइज कर सकते थे हर चीज़ को। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। इन मैथमेटिकल मॉडलिंग वी डिराइव फॉर्मूलाज। और बच्चों, ये जो फॉर्मूलाज दिए जाते हैं ये बहुत सालों की मेहनत होती है। हम इन फार्मूलाज को जस्ट 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फार्मूला भी 5 मिनट में बन गया होगा। इस फार्मूला को बनाने के लिए कई साल लग गए होंगे, बहुत सालों की मेहनत होगी, तब जाके ये फार्मूला बना होगा। हम तो जस्ट 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन यही तो साइंस का फ़ायदा है, यही तो ऑर्गेनाइज नॉलेज का फ़ायदा है कि जो पीछे से चीज़ें हमें मिलती आई हम उन्हीं को लेके आगे बढ़े। तो अगर हम भी इस फार्मूला को दोबारा ड्रॉ करने में हज़ारों या कई साल लगा देंगे तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जो हमने पहले भी बात की थी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तब तक आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज प्रिडिक्शन। फिफ्थ स्टेप इज स्टेप नंबर 5 इज प्रेडिक्शन। किस चीज़ की प्रेडिक्शन? जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग से फॉर्मूला बनाया, क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, वो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, हमने क्या बोला कि इतनी डिस्टेंस जब स्पेसक्राफ्ट चल जाएगा तो हम स्पेसक्राफ्ट का इंजन बंद कर देंगे। हमने क्या देखा, जब हमने इस कैलकुलेशन के साथ स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, हमने क्या देखा कि जब इतनी डिस्टेंस के बाद हमने इंजन को बंद किया तब भी वो स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ पर आकर गिर गया। रीज़न क्या था? हमारी कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई, हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई, यानी हमारे फॉर्मूले में कुछ दिक्कत है, कुछ गलती है। अगर ऐसा है तो हमारी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि इतनी डिस्टेंस के बाद जब हम इंजन को बंद कर देंगे तो वो स्पेसक्राफ्ट उसके बाद मून उसे अपनी तरफ खींचेगा, हमें इंजन को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग से अपनी कैलकुलेशन की थी वो कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक निकले। दो ही केस हैं, या तो सही होगी या गलत होगी। सही है तो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, नहीं है तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करेंगे। सो इन प्रेडिक्शन पार्ट वी start predicting about
राइट और रॉन्ग, कि जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग से फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूला के बेस पे जो कैलकुलेशन की वो सही है या गलत है। हो सकता है यहाँ पे क्यूब होना होता, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो हमने जो अपनी कैलकुलेशंस की हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो इन प्रिडिक्शन पार्ट वी स्टार्ट प्रिडिक्टिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। द नेक्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन, last step, that is verification. We verify the results हम रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। अगर रिजल्ट सही निकला, जो हम चाहते थे वही हुआ, जो हमने नेचर में देखा बिल्कुल वैसे ही हुआ, तो जो हमारा पूरा हमने एक स्टडी किया उसे हम एक थ्योरी का रूप दे सकते हैं, वो एक थ्योरी के रूप में हमारे सामने आ जाएगी। अगर वो चीज़ रॉन्ग हुई, अगर वो चीज़ गलत हुई, तो हम स्टेप नंबर 1 से दोबारा प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे और ये भी चेक करते चलेंगे कि हमने गलती कहाँ पर की है। तो इफ़ रिजल्ट इज राइट, आवर थ्योरी इज सक्सेसफुल, हम उसे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सही नहीं है, अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 1, नहीं तो स्टेप नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास नेचर को स्टडी करने के साइंटिफिक मेथड हैं। इस तरह से हम जो भी चीज़ बोलेंगे, देखिए साइंस में एक चीज़ है, हम जिस भी चीज़ को बोलते हैं या जो चीज़ें हम बुक में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें प्रूव्ड हैं, और प्रूव्ड की कैसे हैं, बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करते हुए वो सारी चीज़ें प्रूव की गई हैं, वो मिथ नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिथ, आप श्रद्धा भक्ति कहें, या साइंस के बीच में यही डिफरेंस है कि साइंस तब तक किसी चीज़ को नहीं मानती जब तक उसे हम साइंटिफिकली प्रूव ना कर लें, जबकि श्रद्धा तो वो ये है कि हमारे पुरखों ने या बुजुर्गों ने जो बोल दिया वो सत्य है। साइंस में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, साइंस में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये बिल्कुल चाइनीज़ माल की तरह है, आज कुछ कल कुछ और। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने लाइट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहली थ्योरी हमारे सामने रखी थी, वो रखी थी न्यूटन ने बोला था कि लाइट ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ कॉर्पसल्स। एक जैसे हम तीर मारते हैं, एक तीर छोड़ते हैं, या हम गन शॉट करते हैं, तो बिल्कुल जैसे गन की जो बुलेट है वो ट्रैवल करती है, लाइट बिल्कुल उसी तरह ट्रैवल करती है। और उन्होंने उसके बेस पे डिफरेंट फिनोमिनाज को भी एक्सप्लेन किया। हमने बहुत सालों तक उसी थ्योरी को पढ़ा, क्योंकि उस टाइम तक वो थ्योरी जस्टिफाई हो रही थी। उन्होंने ये सारी चीज़ें उस टाइम पे अपने तरीके से प्रूव की थी। उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि साइंस में अगर न्यूटन जी ने कुछ बोल दिया तो वही सच होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से एनालाइज करके चीज़ों को बोला है, और तब तक जब तक कोई और उस थ्योरी के बारे में नहीं बोल देता तब तक वो थ्योरी सही है। तो अगर कोई आप में से ही कोई या कोई भी स्टूडेंट कोई नई थ्योरी लेके सामने आता है तो हमें उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि भाई आइंस्टाइन ने तो ऐसे बोला है, आइंस्टाइन ही सही हो सकता है, तू सही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ नया सोच पाते हैं, बिल्कुल सोचें, उस चीज़ को लोगों के सामने रखें, पर पहले उन चीज़ों को इन 6 स्टेप में ज़रूर तोलें। अगर वो इन 6 स्टेप में बिल्कुल फिट हो रही हैं तो आप भी एक नई थ्योरी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने जो बोल दिया या न्यूटन ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। जब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था लाइट वाला, हमने न्यूटन की थ्योरी को बहुत सालों तक पढ़ा। फिर न्यूटन के बाद एक और साइंटिस्ट आ गए, दैट इज़ हाइजन। उन्होंने सबका नज़रिया ही बदल दिया लाइट को देखने का। उन्होंने बोला कि लाइट एक लहर की तरह ट्रैवल करती है, जैसे जो पानी की लहर होती है बिल्कुल उस तरह से ट्रैवल करती है। उन्होंने भी इन्हीं 6 तरीक़ों से उस चीज़ को प्रूव कर दिया। तो हम न्यूटन की थ्योरी को भूल के फिर हाइजन की थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं,
थ्योरीज चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में हमने ये भी पढ़ा कि न्यूटन भी अपनी जगह सही थे और हाइजन भी अपनी जगह सही थे। लाइट के पास दोनों नेचर हैं, वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करती है और एक वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि साइंस में कोई भी थ्योरी परमानेंट नहीं है, चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। आप लोग भी कुछ नया सोच पाते हो तो हमें आप अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग आगे आएँ, उस चीज़ को इन 6 स्टेप्स में तोलें, प्रूव करें। अगर वो सही निकलता है तो आप लोग भी एक नई थ्योरी दे सकते हो। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फिर इसके बाद आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ और एक चीज़ और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट फिर क्लोजिंग पे होगा ये, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। साइंस हमने पढ़ लिया। साइंस क्या था ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। और साइंटिफिकली प्रूव कैसे करेंगे? दीज आर द 6 स्टेप्स। तो साइंस को हम फर्दर किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज फिजिक्स। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को पहला नंबर देते हैं। सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। सो साइंस फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथमेटिक्स इज नॉट साइंस। मैथमेटिक्स इज नॉट साइंस। मैथमेटिक्स इज अ टूल टू स्टडी साइंस। साइंस को स्टडी करने के लिए या साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स एक टूल है, उसे हम साइंस के अंडर नहीं रखते हैं। मैथमेटिक्स आपका कॉमर्स में भी यूज़ होता है, आर्ट्स में भी यूज़ होता है, और साइंस चाहे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो वो एक टूल है हमें हेल्प करने के लिए, साइंस को हेल्प करने के लिए मैथमेटिक्स एक टूल है, वो अलग से एक ब्रांच है। ओके, सो केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो स्टडी का बेस रहेगा दैट इज फिजिक्स। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। So what is physics? Physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. नेचर और नेचर में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, हर चीज़ को हम फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या है? फिजिक्स के बाद ही केमिस्ट्री का जन्म होता है। फिजिक्स के लॉज हम केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। फिजिक्स में हम डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म, उनकी कैलकुलेशंस, ये सब पढ़ते हैं, जो चीज़ें फर्दर हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस को पढ़ने के लिए, डिफरेंट चीज़ें पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स चाहे ह्यूमन बॉडी, इन चीज़ों को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, इसे आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे से समझें। हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। फिजिक्स भी फर्दर डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड की जाती है। दोज ब्रांचेज आर, फिजिक्स को भी हम फर्दर, मैं इरेज करता हूँ पार्ट सो दैट वी कैन मूव टू मैं यहाँ पे फिजिक्स को हम किन किन ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क, ये सब तो लिखना ही है, कुछ एडिशनल। फिजिक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांचेज में, जो अपने आप में एक पूरे सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या आता है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और मोशन कैसा होना चाहिए? एट
लो स्पीड्स। गाड़ी चल रही है, आदमी चल रहा है, कोई चीज़ आगे की तरफ मूव कर रही है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये सारा आता है अंडर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी एट लो स्पीड्स। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सेकेंड इज थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड इज thermodynamics. Thermodynamics is what? Thermodynamics is study of heat, temperature, etc. What is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of heat, temperature and behavior of large number of particles. थर्ड, अच्छा एक चीज़ और मुझे ध्यान आई है, हमने बात की साइंस इज़ व्हाट? साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो फिर हमने बात की श्रद्धा भक्ति की कि कुछ श्रद्धा भक्तिज हैं और अगर उन चीज़ों को हम प्रूव नहीं कर पाए तो वो श्रद्धा भक्ति है। जैसे गणेश जी के सामने अगर मैं गणेश जी की मूर्ति हमारे पास है, उसके सामने अगर मैं दूध का एक चम्मच रख दूं तो ये कई लोग ना जादू में भी दिखाते हैं कि गणेश जी की मूर्ति के सामने एक दूध का चम्मच रखेंगे और हम क्या देखते हैं कि गणेश जी ने वो सारा दूध पी लिया, दूध का चम्मच खाली हो जाता है। तो जब तक हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी वो हमारे लिए श्रद्धा हो जाती है कि वाह यार ये तो साक्षात यहाँ पे गणेश जी विराजमान हैं, उन्होंने दूध पी लिया। लेकिन इसी चीज़ को मैं लैब में भी कंडक्ट करके आपको दिखा सकता हूँ कि गणेश जी दूध पी लेंगे। और जो पंडित जी हैं वो ये नहीं बता सकते कि गणेश जी की सूंड कितनी लंबी होनी चाहिए ताकि वो उस चम्मच में जितना दूध है उसको ख़त्म कर सकें। लेकिन मैं या हम अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम अपनी कैलकुलेशन से ये भी बता सकते हैं कि उनकी सूंड कितनी लंबी होनी चाहिए कि वो सारा दूध पी जाएं, कितना दूध वो पिएंगे, सूंड कितनी मोटी होगी, कितनी मोटी नहीं होनी चाहिए, वो दूध पिए या नहीं पिए। ये सारी चीज़ें हम लैब में कंडक्ट करके भी बता सकते हैं। दैट कम्स अंडर कैपिलरिटी। तो इस चीज़ को भी हम फिजिक्स में अभी फर्दर वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप नेचर में जिन्हें श्रद्धा भक्ति की नज़र से देखते हो वो चीज़ें हम साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी क्या होती है। ये चीज़ भी मुझे ध्यान आई थी, सोचा आपको बता दूं। सो द सेकंड इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमने देख लिया, इट इज़ द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। It is the branch of science which deals with the study of electric field, या you can say electricity, magnetic field and charges. So this comes under electromagnetism. The next part is relativity. Next is relativity. It is the study of motion of objects provided at very high speeds. और वेरी हाई स्पीड, हम कौन सी स्पीड की बात करें? दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल जो चीज़ें ट्रैवल करती हैं, उन चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने सुना होगा, आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी है E=mc², जहाँ से आया है। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं रिलेटिविटी में। सो दिस इज़ अनदर ब्रांच एंड द लास्ट ब्रांच इज़ दैट इज़
क्वांटम मैकेनिक्स, लास्ट इज quantum mechanics. Quantum mechanics is the study of behavior of objects, at microscopic level, बहुत छोटे लेवल पर ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर क्वांटम मैकेनिक्स. सो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. इनमें से मैकेनिक्स भी हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं. हमारे पास बहुत डिटेल नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है. तो मैकेनिक्स भी हम पढ़ेंगे, थर्मोडाइनमिक्स का भी पार्ट हम पढ़ेंगे, अ लिटिल बिट ऑफ रिलेटिविटी, बहुत वेरी स्मॉल पार्ट हम यहाँ पर रिलेटिविटी. क्वांटम मैकेनिक्स भी यहाँ पर इतना नहीं है. सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जिनको हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू राइट व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. बुक से पढ़ें, पूरे टॉपिक हैं. पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं, क्योंकि इनमें समझाने का कुछ नहीं है. आप लोग इतने समझदार तो हैं कि इन चीज़ों को खुद पढ़ सकते हैं. जो समझाने की चीज़ थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स टू साइंस. साइंस का मतलब फिजिक्स का रिलेशन आपको बताना है किस किस के साथ. केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए बच्चों बने हुए. बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये आपकी बुक में प्रॉपर टॉपिक्स हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, एट्सेट्रा. और भी एक दो चीज़ें हैं वो भी आपको साथ में लिखनी है. तो ये 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं. इनमें से भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ फिजिक्स टू साइंस. 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. द थर्ड क्वेश्चन इज फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी. ये भी कुछ 4-5 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन है, ये भी आपको लिखना है. और इसके साथ, इस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ बुक में आपके एक प्रॉपर टेबल दिया है. उस टेबल में टेक्नोलॉजी का नाम और उसके सामने आपको दे रखा है उस पे किस प्रिंसिपल पे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है. फॉर एग्जांपल सोनार किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्या उसका प्रिंसिपल रहता है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. रॉकेट प्रोपल्शन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एरोप्लेन, लेज़र, न्यूक्लियर रिएक्टर, किन किन क्या क्या उनके प्रिंसिपल हैं वो भी आपको लिखने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है. HP बोर्ड वाले स्पेशली ध्यान दें, जितने भी बच्चे हैं. यहाँ से आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा. आपसे पूछ लिया जाएगा रॉकेट प्रोपल्शन एक टेक्नोलॉजी है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो इस क्वेश्चन के साथ ये टेबल भी बनाएं और साथ में इसे याद भी करना है, लर्न भी करना है. तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद यूनिट एंड मेजरमेंट्स. एंड थैंक यू सो मच.